आप पर ये टिकट बेचने का इल्जाम क्यों लगा है? मैंने तो वो टिकट भी बेच डाले जो बेचने के ना थे। वो कौन से थे? चाहत फ़तेह अली खान के कॉन्सर्ट के। छोटी लड़कियां भी लंबी लंबी कमीजें पैरों तक जा रही होती हैं और वो पहनी होती है तो वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, तो मैं इसको बहुत शिद्दत से चेंज करना चाहती हूँ। इधर आना, इस जिन के तो जिन मैं निकालू ना, फड़े ना। मेरी गल सुनो, साडे कोई एक डील हैगी जी। क्या? तुसी भी दो ते असी भी दो, असी शादी कर लेने आ, घर दा प्लाट घर ही रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशबुक। जुनैद के साथ शो में हस्ब मामूल मेरा साथ देने के लिए मौजूद हैं वहीद खान लाला, हमारी को होस्ट स्वाना सयाल। नाज़रीन, लिबास इंसान की शख्सियत का वो तारुफ है जो अल्फाज के बग़ैर भी बहुत कुछ कह देता है, और जब उसके तारुफ को डिज़ाइन और स्टाइल देने वाला कोई माहिर हो तो फैशन आर्ट बन जाता है। फैशन के जदीद ट्रेंड्स और रुझानात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ फैशन डिज़ाइनर सामिया खालिद। लेकिन नाज़रीन, पहले आपके लिए चलते हैं मोहतरम जनाब सलमान अकरम राजा साहब। अच्छा सलमान भाई, सबसे पहले तो ये बताएं कि हमने उस दिन आपको बहुत गुस्से में मिशाल यूसुफजई के इल्ज़ामात का जवाब देते हुए सुना, तो ज़रा हमारे शो में भी ज़रा बता दें कि आप पर ये टिकट बेचने का इल्ज़ाम क्यों लगा है, इसकी बैकग्राउंड क्या है? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया जुनैद सलीम साहब कि आपने इस देश बुक में मुझे अपना केस, अपना मौक़िफ़ रखने का मौका दिया। हमारी खुशकिस्मती, हमारी खुशबख्ती। देखिए, जहाँ तक मिशाल यूसुफजई का ताल्लुक़ है, टिकट बेचने वाली बात, तो हाँ, मैंने टिकट बेचे हैं और टिकट बेचना कोई गुनाह नहीं। ये एक लेट मी कंप्लीट ना, मैं आपको शायद एलेबरेट करके बताऊं तो आप कहेंगे कि मैंने बिल्कुल ठीक हरकत की है। देखिए, टिकट मैंने बेचे, मैंने बिल्कुल बेचे। बबांगे दोहल ये मैं कहता हूँ और पूरी दुनिया के सामने ठोक बजा कर कहता हूँ कि मैंने टिकट बेचे हैं। मैं किसी के बाप से भी नहीं डरता। ये इल्ज़ाम लगाते हैं बेचे हैं टिकट। पहले 3 टिकट तो मैंने जहाज के बेचे। जहाज के बेचे? जी। वो क्या मामला है? हम 3 दोस्त इस्लामाबाद के सफ़र का इरादा कर चुके थे कि हमने जाना था वहाँ पर। इतने में इस्लामाबाद से मुझे फ़ोन आता है और जुनैद साहब, उस एक फ़ोन कॉल ने हमारी जुर्रत, इस्तिक़ामत, दिलेरी, हिम्मत और वलवले में इजाफा किया, दवाम बख्शा, और हमने फैसला कर लिया कि हम नहीं जाएंगे इस्लामाबाद। क्यों, ऐसा क्या था उस कॉल में? उन्होंने कहा था कि अगर आप इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो एयरपोर्ट पे आपको पुलिस गिरफ्तार करने के लिए खड़ी है। जुनैद साहब, ये हंसने वाली बात है, इस पर तो आपको मुझे स्टैंडिंग ओवेशन देनी चाहिए कि हमने पार्टी फंड के 3 टिकट बचा ली। हमने बोझ नहीं आने दिया। इसी को कहते हैं जुर्रत, बहादुरी, किफायत शायरी। नहीं, मिशाल यूसुफजई तो कोई और टिकट बेचने की बात कर रही हैं। देखिए, बात आपकी ठीक है, अगर उन्होंने कह दिया है तो वो ठीक है, अपने मौक़िफ़ पे कायम रहें और मैं भी अपने मौक़िफ़ पे कायम हूँ। टिकट मैंने बेचे हैं, वो टिकट भी मैंने बेचे हैं। कौन से टिकट बेचे? सिनेमा घर के टिकट थे। अच्छा, हाँ जी। वो तो किसी और के बारे में मशहूर है कि वो बेचा करते थे। देखिए, आप बात को जुनैद साहब वहाँ मत ले जाइए जहाँ मैं नहीं जाना चाहता। वो गली बंद है, उसे बंद रहने दीजिए। तो जुनैद साहब, जब मैंने द लेजेंड ऑफ मौला जट के टिकट खरीदे, 3 अदद मैंने खरीदे थे, और वही दोस्त जो पिछली बार कल्टी खा गए थे वो मेरे साथ। और कुदरत की सितम ज़रीफ़ी देखिए कि मेरे साथ मेरे 2 ही दोस्त होते हैं। 2 वो, 1 मैं, हम 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। जब हम अंदर दाखिल होने लगे सिनेमा में तो किसी शख्स ने कहा कि सलमान साहब, आप अंदर मत जाइए, आप अंदर एक ऐसा सीन चल रहा है जिसमें एक गौहर रशीद नामी गुंडा बदमाश एक सायमा बलोच नामी खातून पे तशद्दुद कर रहा है, जुल्म की नई नई दास्तानें रकम कर रहा है, उसे हब्स बेजा में रख रहा है, तो शायद आपको बिला मुआवजा उनका केस न लड़ने पड़ जाए। तो जब दौरान सीन मैं जब एंटर होऊंगा तो जुल्म का शिकार, जुल्म सहती हुई सायमा बलोच मुझे आता देख के स्क्रीन से आवाज़ें न कसना शुरू कर दे, वो देखो मेरा सलमान आ गया, मेरा सलमान आ गया, ये मेरा केस लड़ेगा, ये मुझे इंसाफ दिलाएगा। तो बिला मुआवजा ये केस मेरे गले पड़ता। इससे पहले ये होता मैं पिछले पैर हो गया। अच्छा, आप निकल लिए?
और वैसे भी जुनैद साहब वो केस मेरा बनता ही नहीं था, वो ईमान मजारी का केस बनता था। और जुनैद साहब जहाँ तक बात रही इल्ज़ामात की, टिकटों की, मैंने तो वो टिकट भी बेच डाले जो बेचने के ना थे। वो कौन से थे? चाहत फ़तेह अली खान के कॉन्सर्ट के। ना वो किसी से बिके जाते हैं ना खरीदे जाते हैं। मैंने ये जोखम का काम भी वो अपने सर लिया है, मैंने ये किया है, तो ये बात ना करें। नहीं सलमान साहब, संजीदगी से जवाब दें प्लीज। आप एक बहुत सोबर और संजीदा सियासतदान हैं, इल्ज़ाम भी बड़ा संगीन है। आप मिसाल यूसुफजई के इल्ज़ाम का सही तरह से जवाब दें कि आपने बार कौंसल्स में उम्मीदवारों को टिकट बेचे हैं, वो ये कह रही हैं। मिशाल साहिबा का ये इल्ज़ाम बेबुनियाद, बेसलेस, फजूलियात और बकवासियात है। मैं करोड़ों रुपए कमाने वाला शख्स, आप मेरा टैक्स रिटर्न देखिए, हर चीज़ पूरी है। और जुनैद साहब ये झूठे और लग़्व किस्म के, बेबुनियाद किस्म के जो इल्ज़ाम लगाते हैं, इन लोगों को तो प्रैक्टिस करते हुए सालों गुजर गए, लेकिन इनके नसीब में तो किसी जेब तराश मुल्जिम का केस भी हिस्से नहीं आया। आप मेरी बात देखिए कि मैं इतना बड़ा टैक्स पेयर हूँ, मैं जब भी FPR के दफ्तर जाता हूँ वो खड़े हो जाते हैं, कहते हैं वो देखो विलियम टैक्स पेयर आ गया। विलियम टैक्स पेयर जनाब जी वाह। तो ऐसे ही नहीं हमने अपना नाम बनाया, जायदाद अवीचनिया पहन दिया। सलमान साहब ये बताइएगा अच्छा, कि एक आपसे मौदबाना गुजारिश है जुनैद साहब, क्या आप मुझे सिर्फ सलमान खान पुकार सकते हैं? हद हो गई हजूर, कैसी बात कर रहे हैं। सलमान खान आपके सामने क्या बेचता है? सलमान अकरम राजा, इतबार और इत्माद की अलामत। कोई भी मैदान हो, बहुत शुक्रिया जी, सियासत का मैदान मैं हो, आपसे ये कह रहा था अदालत का मैदान हो, मैं उसी पे आ रहा हूँ। शुजात की बात हो, आपकी मोहब्बत कह रही है, ये सदाकत की बात हो, मैं उसी पे आ रहा था कि अमानत का जिक्र हो। मैं फिर चला जाता हूँ, इस बोतल से ही आप इंटरव्यू कर लीजिए। अरे बैठिए ना, आप इतना गुस्सा क्यों करते हैं? दरअसल मुझे किसी ने कल बताया कि आप जब मिशाल यूसुफजई के बारे में गुस्से से बात कर रहे थे तो आप बहुत प्यारे लग रहे थे। अच्छा चले, मिशाल यूसुफजई के इल्जामात पर क्यों नहीं बात करते? वो बात तो ठीक है, इससे पहले वाली जो आपने तारीफों के पुल बांधे हैं, मैं उसका मशकूर हूँ। और माशाल्लाह ये वही शख्स कह सकता है कि जिसके चेहरे का नूर ये चीख चीख कर गवाही दे रहा हो कि सलमान अकरम राजा कोई आम इंसान नहीं, अपने उसूलों अच्छा, का। चले ये बताइएगा कि 27 सितंबर की कॉल के हवाले से आपने कहा है कि ये 126 दिन के जो इमरान खान का धरना था उसका रिकॉर्ड भी तोड़ देगा। तो आप बताइए कि उस वक्त तो लोग कैदी को सुनने आए थे, बानी को सुनने आए थे, अब लोग क्या देखने जाएंगे, किसको सुनने जाएंगे वहाँ पे? मैं मिट्टी का तेल मुंह में डाल के आग निकालूंगा, मैं आग के रिंग में से क्रॉस करूंगा, मैं शेर के मुंह में हाथ डाल के उसके फेफड़े निकालूंगा, मैं बॉल्स घुमाऊंगा। भाई हम एक स्ट्रेटजी लेके चल रहे हैं, ये खान साहब के लिए ही हम कर रहे हैं। अच्छा, इसके लिए मैंने, आप देखिएगा रिकॉर्ड क्यों टूटेगा इसका मैंने हिसाब लगाया। नहीं, आपने हिसाब कैसे लगा लिया? 126 दिन तक चलेगा? 127 चलेगा। हाँ, अच्छा 127। उसके लिए मैंने जो तरीके अपनाए हैं या एक बंदोबस्त कर रखा है, वो है 6 मुर्गियां अपने साथ हम लेके जाएंगे। मुर्गियों का धरने से क्या ताल्लुक सलमान साहब? आपको शायद इस बात का इल्म नहीं कि धरनों की मुज्जद ही मुर्गी है। वो कैसे? इसको कहते हैं पाड़ा मलना। हाँ, और देखिए, पाड़ा मलना और धरना देना ये एक ही बात है। मुर्गी जैसे पाड़ा मल के बैठ जाती है, कोई करीब आता है तो ठुंगे मारती है, चोंच मारती है। हाँ। 6 मुर्गियां हम इसलिए लेके जाएंगे कि हिसाब किताब लगाना है। अब देखिए, कानून का सहारा यहाँ नहीं ले रहा, यहाँ पे मैं रियाजियात को भी इंडल्ज कर रहा हूँ। अच्छा, यानी एक मुर्गी अगर एक अंडा देगी, 21 दिन बाद पहली मुर्गी ने चूजा निकाल दिया, उसके बाद अगला मरहला दूसरी मुर्गी को हम दूसरे अंडे 42 दिन हो गए। 42 हो गए। अच्छा अच्छा इसी अच्छा, तरह मैं समझ गया कि जब छठी मुर्गी जचगी से फारिग होगी तो 126 दिन हो चुके होंगे। ब्यूटीफुल। तो जुनैद साहब, जिंदगी में याद रखिएगा, खातून आप भी याद रखिएगा, जिंदगी में उसूली फैसले करने पड़ते हैं जिस पे आपको डट के, अजमत के साथ, हिम्मत के साथ, इस्तिकामत के साथ, तंगदस्ती और बाला के साथ, आपको वलवले जोश और दिलेरी के साथ उस पे खड़े रहना होता है ताकि आपकी राह हमवार और इस्तिवार हो। लेकिन सलमान साहब, जब आप जोशे खिताबत में बात कर रहे होते हैं ना, तो लोग मशहूर हो के आपकी बात सुन रहे होते हैं क्योंकि वो दिल से निकल रही होती है बात। क्यों, मैं लता मंगेशकर हूँ? वैसे ये जो मिशाल यूसुफजई साहिबा आप पे इल्जामात लगा रही हैं ना, ये तो बिल्कुल बेबुनियाद से इल्जामात हैं।
आपकी फाइनेंशियल इंटेग्रिटी हमेशा अबव द बोर्ड रही है, जी बहुत शुक्रिया। शक व शुबा से बाला तर रही है। आपका बहुत शुक्रिया खातून कि आपने जो है वो इस काबिल हमें समझा। और ये देखें, फाइनेंशियल इंटेग्रिटी मेरी इसीलिए कायम है। भाई मुझे ज़रूरत क्या है फाइनेंशियल करप्शन की? मैं तो करोड़ों में खेलने वाला नहाने वाला इंसान हूँ, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है? तो जुनैद साहब, हम पे तो सरकारी ख़जाने की पाई पाई हराम है और हम इसके पहरेदार हैं। हाँ। आप अभी मिसाल ले लीजिए, जब मुझे याद पड़ता है जब मैं अपने इस वकालत के शोबे का नया जब मैंने आगाज़ किया तो एक केस मैंने देखा। एक केस जब मैं लड़ रहा था तो जज साहब ने, मैं चूँकि केस हार गया था, उस केस में जुनैद साहब, मेरा जो केस था, पहला केस, मेरे मौक्कल को जज साहब ने सजाए मौत सुना दी थी। वही ना करे, आपको नहीं, उसको सुनाई थी। और बात बड़ी पुरानी है। जब उन्होंने सजाए मौत सुना के जज साहब ने जब हस्ब रिवायत फैसला सुनाते हुए पेन की निब तोड़ी। अच्छा, पेन की निब मैं आपको एलैबोरेट कर दूं। जज साहब किसी को जब सजाए मौत सुनाते हैं तो वो कलम की निब तोड़ देते हैं। हाँ। तो वहीं पे मैं चूँकि सलमान अकरम राजा बैठा हुआ था और ख़जाने का ज़िया नहीं होने देना चाहता था, और जुनैद साहब, मैं अपने मौक्कल की सजाए मौत को भूल गया और मैंने जज साहब को पॉइंट आउट करके कहा कि जज साहब, आपको कानून की पाई पाई का हिसाब देना पड़ेगा। ये पेन और इस पेन में स्याही, ये सरकारी खजाने की अमानत है। आपने इसे ज़ाया करने की कोशिश की है जज साहब। जज साहब, अपना फैसला वापस लीजिए। जज साहब, मेरे मुवक्किल ने तो सिर्फ कत्ल किया है, लेकिन आप पेन तोड़ने के बाद उससे ज़्यादा जुर्म के मुर्तकब हुए हैं। आपने सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया है जज साहब। इस पेन की कीमत 778 रुपये 92 पैसे थी। आपने सरकारी खजाने को नुकसान देकर सजाए मौत के कैदी से बड़ा जुर्म किया है। आप जुर्म के मुर्तकब हुए हैं जज साहब। आपको इस सरकारी खजाने को नुकसान देने का हिसाब देना होगा जज साहब, देना होगा। और जुनैद साहब, मेरी इस जुर्रतमंदाना वकालत और प्रोफेशनल कमिटमेंट का असर देखिए कि जज साहब ने अपने जेब से दूसरा पेन निकाला और कहा कि तुम्हारे मुवक्किल को 2 बार सजाए मौत दी जाती है। मैंने फिर कानी आंख से अपने मुवक्किल को देखा, उसने मुझे देखा। मेरे मुवक्किल ने तो मुंह से कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं समझ गया कि वो क्या कह रहा है। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। अच्छा साहब, ये बताएं कि हमारे यहाँ आम तौर पे मुख्तलिफ शोबाजात में कॉपीराइट्स की कोई अहमियत नहीं है, ज़र्रा बराबर भी नहीं है। जितनी हम कौमी सतह पर अखलाकियात को अहमियत देते हैं, उतनी अहमियत हम देते हैं कॉपीराइट्स को। तो इससे फैशन इंडस्ट्री को कितना नुकसान पहुँचता है? बहुत नुकसान पहुंचता है, लेकिन उसको पहुंचते पहुंचते डिजाइन जितनी देर में कॉपी होता है वो बहुत टाइम लग जाता है। हमारी प्रोडक्शन, हम अपनी प्रोडक्शन कर चुके होते हैं, हम बेच चुके होते हैं, फिर वो कॉपी होता है, हम बड़ा फास्ट चल रहे होते हैं। और फिर आप कहते हैं कि तो कोई बात नहीं, तू मेरा डिजाइन चोरी किया, अगली हरी तू बनाएगा, ते फिर हम नहीं, अस्सी नहीं करांगे, हम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते इस चीज को। अच्छा। वैसे कितनी तकलीफ होती है अपना डिजाइन करता? खुशी भी होती है कि हमारा डिजाइन गया है और चोरी किया हुआ, कोई कर रहा है, कोई बात, हमने तो बेच लिया है। अच्छा। नहीं, अगर बेचने से पहले फौरी तौर पे वो ऐसा नहीं होता। इस चीज के लिए हमारा ब्रांड बहुत स्ट्रिक्ट है। बड़े रूल्स हैं कि हमारा डिजाइन नहीं बाहर निकलता। अच्छा, समय आजकल ब्रांड्स की कीमत देख के ये लगता है जैसे हम सूट नहीं प्लॉट खरीद रहे हैं। वो भी कॉर्नर वाला। एग्जैक्टली। अच्छा, सच बताएं, ये जो कीमत होती है ब्रांड की होती है या अपना फैब्रिक की होती है? नहीं, कॉस्ट तो होती है, फैब्रिक भी, एम्ब्रॉयडरी भी, सब चीज़ों की कॉस्ट होती है आपकी, और बहुत सारी चीज़ों की कॉस्ट है। सिर्फ फैब्रिक और आप डिज़ाइनर को इतना पे कर रहे हो, आपकी ओवर कॉस्ट बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ जो कॉस्ट है मतलब इतने एक्सपेंसिव सिर्फ आपका। लेकिन अगर वही ब्रांडेड जो सूट है, अगर घर पे कोई बनाए सेम फैब्रिक लेके, सब कुछ वही हो, इसमें बहुत एफर्ट है। कितने परसेंट नीचे आ जाता है? कुछ परसेंट डिफरेंस हो सकता है, लेकिन देखें ना, अगर हम लोग चीज़ बना रहे हैं उसके में कितने पीसेस निकल रहे हैं। अगर आप बनाएंगे तो आप एक पीस निकालेंगे तो उसमें बल्कि आपको ज़्यादा कॉस्ट भी जा सकती है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, आप बल्क में बनाते हैं। हाँ, हम बल्क में बना रहे हैं। थोड़ा सा सस्ता पड़ जाता है। एग्जैक्टली। आप अपने बच्चे और शौहर के खुद कपड़े डिजाइन करते हैं? नहीं, मैं बाहर से ब्रांड से ही परचेज करती हूँ। क्यों? मैं खुद डिजाइनर हूँ। आपके डिजाइन करता कपड़ों पे एतबार नहीं? नहीं, मैं वो डिजाइन करती नहीं हूँ कपड़े। तो खुद डिजाइन क्यों नहीं करती हैं? आपको तो घर में फ्री का पड़ेगा।
घर वाले जो बेसिकली ना वो आपको बहुत इजी लेते हैं। हाँ। उनको है कि ये तो डिजाइनर है, ये तो घर घर की का बंदा है, designer दाल बना। घर का बंदा है। हाँ, बिल्कुल एग्जैक्टली तो वो इतना पे नहीं करते हैं। हाँ। क्योंकि शौहर को पता होता है ना जी, कि exactly। भाई कपड़ा मैंने ला के दिया, धागा मैंने ला के दिया, सलमा सितारा मैंने ला के दिया, मशीन मैंने ला के दी, ठीक है? बिल्कुल। और ये टोटल बना 350 रुपया। Exactly। और मैं ऊपर से घर के काम भी करता हूँ, कपड़े भी धो देता हूँ, बर्तन भी धो देता हूँ, ये मेरा बना टोटल महीने का 55,000 रुपया। ये मुझसे सूट का मांग रही है 70,000 रुपये टोटल, किस बात का? अच्छा सामने सच बताएं कि 80,000 के सूट में ऐसा क्या होता है जो 8,000 के सूट में नहीं होता? आपको सिर्फ डिजाइनर की जो है ना प्राइस पे आपके क्वेश्चंस है। आप मुझसे कुछ और सवाल करें प्लीज। आप मुझसे बहुत ज्यादा प्राइस पे बात करें। मैं खुद डिजाइनर हूँ। मैं प्राइस से हट के ये बताएं कि ब्रांडेड जोड़े जो हैं वो इतने सस्ते क्यों होते हैं? सस्ते नहीं होते, हाँ, लेकिन इस पे कॉस्ट होती है। अच्छा, एग्जैक्टली, इस पे कॉस्ट होती सोने का तार डलता है उसमें। है। नहीं, ऐसी बात नहीं, इस पे दिमाग लगता है basically। दिमाग लगता है, उस पे दिमाग डिजाइनर है, डिजाइनर पूरी का। उसकी पब्लिसिटी पे पैसे हाँ, लगते exactly। हैं, फिर ही जाके बंदा ये शो मारने के काबिल होता है। मैंने ब्रांडेड सूट पहना हुआ। मैंने फ्लावर डिजाइनर पहना है। और सामिया कहते हैं कि चीज की कीमत नहीं होती, कॉन्सेप्ट की होती है। एग्जैक्टली। सामिया, आपने कमोबेश पाकिस्तान के तमाम बड़े ब्रांड्स के साथ काम किया है, तो कभी ऐसा हुआ है कि कहीं बैरून मुल्क से किसी बड़े ब्रांड की आपको ऑफर आई हो? पेरिस से महमूद भट्टी साहब ने ऑफर किया। नहीं, मेरी जो मुझे फर्स्ट ऑफर जो थी वो मुझे बाहर से ही थी। अच्छा। लेकिन मैं बाहर नहीं जाना चाहती थी, वहाँ नहीं रहना चाह रही थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ही पाकिस्तान फील्ड को कंटिन्यू किया। अच्छा सामिया, खवातीन का एक यूनिवर्सल मसला है कि उनकी अलमारियाँ कपड़ों से भरी होती है, फिर भी वो कहती है हमारे पास पहनने के लिए कुछ नहीं है। ये हमारी साइकी है या ये ड्यू टू फैशन है? ये एक यूनिवर्सल मसले में मैं खुद भी हूँ और मेरे साथ भी ये मसला है। अच्छा। कि मेरे पास कपड़े नहीं हैं। ये ऑल टाइम एक मसला है। हुए मैं भी भाई, उसमें ही हूँ। आप लोगों से हम लड़के अच्छे हैं, हम कंफ्यूज ही नहीं होते, ठक करके फैसला। एक ही सूट है, चॉइस ही नहीं कोई। भाई देखे ना, एक दिन मैंने ब्लू जीन्स व्हाइट शर्ट पहन ली, अगले दिन मैं चेंज मारूंगा, व्हाइट शर्ट ब्लू जीन्स। एक दिन आलू गोश्त, अगले दिन गोश्त आलू। मैं सब आपसे एक सवाल करूंगा, खवातीन की अलमारी में कपड़ों की ज्यादा गुंजाइश होती है या फिर मर्द के दिल में खवातीन की? मुकाबला ही कोई नहीं, किसका? मर्दों के दिल का। यार ऐसे तो नहीं, कार्डियोलॉजिस्ट जितने भी हैं उनके पास मर्दों की सिर्फ लाइनें होती हैं। कभी औरत खड़ी देखी है आपने कार्डियोलॉजिस्ट के बाहर? अच्छा सामिया, ये जो 70 और 80 की दिहाई का फैशन था, फर्शी शलवार, ये अभी बड़ा फिर मकबूल हो गया था, तो आपको नहीं लगता कि कोई पुराना जैसे चूड़ीदार पजामा या घाघरा चोली, कुछ ऐसा पुराना डिजाइन जिसको आप रीट्रेंड करें? बहुत सारे डिज़ाइन हैं जो रिक्रिएट होते रहते हैं। बहुत सारे डिज़ाइनर्स भी हैं जो इस चीज़ को दोबारा लेके आते हैं। फ्रॉक्स बहुत ज़्यादा, बी अनारकली फ्रॉक्स बहुत ज़्यादा इन हुए हुए थे और हर ब्रांड ने, हर डिज़ाइनर ने बनाया, तो हाँ वो सब रिक्रिएट करते रहते हैं और जो बहुत अच्छा भी लगता है। हाँ, उस वक्त वही जोड़ा जो था वो 50 रुपए में बन जाता था, आज 55,000 में बनता है। ऐसे ही है। अच्छा, मैंने पूछा था कि कोई ऐसा फैशन जिसको आप रीट्रेंड करना चाहें? हाँ, बहुत सारे हैं जो हम लोग रिक्रिएट कर भी रहे हैं। अभी आगे जब नई कलेक्शंस आएंगी तो उसमें आप लोगों को नज़र भी आएंगे। चूड़ी पजामा बहुत ज़्यादा इन हो रहा है और फ्रॉक्स हमने दोबारा रिक्रिएट किए हैं डिफरेंट पैनल्स में। बेसिकली जिस तरह पहले हो गए हैं उसको थोड़ा हमने रिक्रिएट किया है, डिफरेंट किया है। सामिया, आपकी रोजी पे लात मारने के लिए एक ट्रेंड चला था कि दुल्हने अपनी वालदा का रूसी जोड़ा पहन लेती थी ताकि खर्चे से रोजी पे लात मार रही है। सर मुझे भी जोश चढ़ा, मैंने भी अपने वालिद का कुल्ला और अचकन पहन ली। और निकाह के वक्त वालिद साहब तशरीफ ले, उन्होंने कहा उठ तेरी ऐसी तैसी चोरा। अच्छा लाला, लड़के अब्बा का सूट इसलिए भी नहीं पहनते क्योंकि फिर अब्बा का भी दिल करता है मेरा भी नाल ही ब्याह करो। लाले ने इसलिए अब्बा का सूट पहना होगा कि लोग तरस खा के आए, बेचारे के पास नए जोड़े के पैसे नहीं है, सलामियां ज्यादा देंगे। लेकिन सर मेरे साथ ट्रेजेडी हो गई थी। मैं अपनी शादी में पूरे वक्त यहाँ पे कंधे पे हाथ रख के बैठा रहा। लोगों ने पूछा यार यहाँ क्या हुआ है, मैंने कहा यार वो अब्बा जी की शादी पे यहाँ कोरमा गिर गया था। अच्छा साहब, ये बताएं कि आपके लिए सबसे मुश्किल क्लाइंट कौन होता है? दुल्हन जब अपनी शादी का लिबास बनवाने आती है, या सास, या मतलब कौन, किसका लिबास जिसकी फरमाइशें ज्यादा होती हैं? ये मुकाबला होता है। अच्छा, हाँ, दुल्हन का और जो सास साथ होती है उनका मुकाबला चल रहा अच्छा, होता है। दुल्हन वर्सेस सास। हाँ, वो साथ मुकाबला चल रहा था कि मैं ज्यादा एक्सपेंसिव वाला लूंगी, मैं ज्यादा तैयार होंगी। अच्छा, ये तो बहुत आप सारे दुल्हन क्लाइंट्स को फिर होते ये हैं। बताती होंगी कि तुम्हारी सास जो है ना वो 2 लाख का बनवा रही है, और फिर
फिर आप सास को ये बता रही होंगी कि आपकी बहू पता है कितने का बनवा रही, 6.5 लाख का। नहीं, ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करती। ऐसे नहीं करते। आप दिल लेकिन से वो बोल रही हैं ना? हाँ, दिल से बोलती हूँ। अच्छा सामिया, सास की तो यही डिमांड होती होगी कि मुझे ऐसे कपड़े दो कि मैं दुल्हन से भी छोटी लगूं। ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं है ना? जिनको हम डील करते हैं, बिल्कुल ऐसा होता है। नहीं, सास की शायद ये ख्वाहिश ना हो कि ऐसा ड्रेस दो कि मैं अपनी बहू से छोटी लगूं। मेरा ख्याल है ये ख्वाहिश होगी कि मेरी बहू के लिए ऐसा ड्रेस बनाओ कि वो मुझसे बड़ी लगे। अच्छा सामिया, ये बताओ कि ये जो हमारा सोशल मीडिया है, इसने लोगों को ज्यादा स्टाइलिश बना दिया है या ओवर ड्रेस्ड कर दिया है? नहीं, सोशल मीडिया अच्छी चीज़ है, उसने बड़ा अवेयर कर दिया लोगों को, जिन लोगों को चीज़ों का नहीं पता था। हाँ। वो लोग भी अब वेल ड्रेस हो गए हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है। सामिया, आप भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती हैं, आपने कभी इस तरह ट्राई किया है? सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। नहीं, मैंने बिल्कुल भी ऐसे कभी नहीं किया। नहीं, बल्कि एक मोटी खातून आई थी तो सामिया ने जोड़ा पहनाने के बाद उसको कहा था जस्ट लुकिंग लाइक ए काऊ। अच्छा, आप मुझसे सोशल मीडिया का जो क्वेश्चन करी थी, उसमें मैं आपसे ये भी ऐड ऑन करना चाहती हूँ कि अपनी चीज़ों को, या जो आप अपनी जो भी चीज़ें आपका, जिस भी चीज़ के लिए आप इन्फ्लुएंसर बने हुए हो, जो भी चीज़ आप प्रमोट करो, आपको अपने जो गारमेंट्स हैं उनको दोबारा रिपीट करना चाहिए, उनको आपको बार बार पहनना चाहिए, उनको रिक्रिएट कर लो, उनकी स्टाइलिंग चेंज कर लो, लेकिन आप उनको रिक्रिएट करो, नहीं, उनको दोबारा पहनो। मेरी भी यही आदत है सामिया कि मैं एक दफा जो ड्रेस पहन लूं, मैं दोबारा नहीं पहनता। ये 6 महीने उतारता ही नहीं है। पर पहनने लायक ही नहीं रहता। अच्छा सामिया, फैशन की दुनिया में आपका इतना मुस्तनिद नाम है, आप मुझे ये बताओ कि ऐसा कौन सा फैशन है जिसका ट्रेंड खत्म ही नहीं हो रहा, आप चाहती हैं कि अब ये खत्म हो जाए लेकिन जान मगरों लत्थे। लंबी कमीजें जो है, आई एम फेड अप, मुझे है कि इसको चेंज कर देना चाहिए। लंबी कमीजें, छोटी लड़कियां भी लंबी कमीजें पैरों तक जा रही होती हैं और वो पहनी होती है, तो वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो मैं इसको बहुत शिद्दत से चेंज करना चाहती हूँ कि लंबी कमीजें जो है ना, बस ये तो खत्म अच्छी हो जाए। बात है सामिया, क्या कह रही हैं? मतलब लड़की चल अलग रही है, फैशन अलग हो गया, सफाई अलग हो रही है। अलग हो रही है। नहीं, ये बहुत बुरा लगता है। अच्छा ये देखिए कि सामिया साहिबा लंबी कमीजों के खिलाफ है और खुद इतनी लंबी कमीज पहनी हुई है। हाँ, तो फिर अब क्या करें ना, इस ट्रेंड को ही तो इसमें चेंज करना चाह रही हूँ कि मुझे उसको फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि वो ट्रेंड है। तो आप चाहती है कि अब जरा शॉर्ट अपनी हाइट के हिसाब से कपड़े पहनने चाहिए। सामिया, फिर इसको इस तरह करें, जहाँ तक ये झालर लगी है ना, इसको काट के इनको दे दें, इनकी भतीजी का सूट बन जाए। लाला मेरी भतीजी छड़ तेरियां 2 वेस कोटा बन जानियां ने अन्ने कपड़े। अच्छा जी, सुहाना का सवाल 4 ऑप्शंस के साथ एक आपने सिलेक्ट करनी है। सवाल ये है, एक डिजाइनर के लिए मुश्किल क्या होता है? नखरे वाली दुल्हन, कंफ्यूज क्लाइंट, बजट या दुल्हन की सास की हदायत? कंफ्यूज क्लाइंट। इसको कंफ्यूज करने में आपका भी बड़ा रोल होता है। इतने डिजाइन देते हैं ना, हम इतने डिजाइन दे देते हैं कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा पिक करें। ऑप्शन ही इतने दे हाँ, देते इतने ऑप्शन दे देते हैं। कभी मियां मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिए। अच्छा जी, आज हम ऐसी बदतहजीबियों का जिक्र करेंगे जिसका सामना कमोबेश आए रोज हर एक को करना पड़ता है। पान खाने वाले या नस्वार खाने वालों की बदतहजीबी। हाँ जी, यस यस यस। अच्छा, ये पान और नस्वार से रिलेटेड जो बदतहजीबी है ना, वो तो है ही गंदी, लेकिन ये पान और नस्वार इटसेल्फ खाना ही बदतहजीबी है। हाँ, बदतहजीबी भी है और बीमारी का दूसरा नाम भी है, कैंसर। दोनों कैंसर कॉजिंग एजेंट है, मुंह का कैंसर, प्रूवन, दोनों बातें। और गुटखा, वो भी इनकी सगी बहन है तीसरी। और सर, गुटके में जो गंद वाला शामिल किया जाता है वो तो उससे भी बड़ी बदतहजीबी। अच्छा, गुटखा गंदे तरीके से बनता है, लेकिन ये पान और ये जो नस्वार है, ये WHO से लाइसेंस लेकर फूड अथॉरिटी के हेडक्वार्टर में बनती है ना। मतलब मैं कह रहा हूँ तीनों चीजें ही गंदी हैं। गंदी है यार, सीधी बात है। फिर इससे जो जुड़ी हुई हमारी प्रैक्टिसेस हैं, जो आदात हैं, वो उससे भी ज्यादा गंदी हैं। बिल्कुल। मतलब पान की पीक, अब कितनी दफा हम इसका जिक्र कर चुके हैं कि पान की पीक जगह जगह फेंकना, मेरा ख्याल है कि गलाजत की आखिरी हद है यार। जी बिल्कुल। सबके सामने फेंकना, साफ सुथरी जगह का लम्हों में बेड़ा गर्क कर देना। फिर कराहत आती है पान की पीक को। कितनी कितनी खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं, दीवारें हैं, मनाजर हैं,
बागात हैं जिनका बेड़ा गर्क करके रख गया पान की पीक ने। और सर ये बदतहजीबी भी होती है इसमें कि जैसे मुंह में पान है और आप किसी से बात कर रहे हैं तो बात ठीक हो नहीं पा रही, दूसरी छींटें उसके मुंह पे जा रही हैं। अबे यार तू कल आया नहीं यार, तू तेरा इंतजार करता है, वो किधर था? बहुत दूसरा बोलता है यार माफ कर यार, मुंह तो बंद कर, छींटें सारी मुझ पे आ रही हैं। फिर सफर के दौरान आपके मुंह में पान या नस्वार है, आप पीक या थूक फेंकते हैं तो पीछे जो बेचारा होता है उसने पता नहीं कौन सा गुनाह किया है, सीधा उसके मुंह पे आके गिरता है। हाँ नहीं, आप बाइक पे जा रहे हैं, गाड़ी पे जा रहे हैं, आप मुंह बाहर निकालते हैं, आपको कोई एहसास नहीं है कि जब आप पान या नुस्वार उगलते हैं या मुंह से निकाल देते हैं तो पीछे वालों के मुंह पे पड़ती है यार। सही बात है, गोली की तरह। उनको तो कोई नशे का शौक नहीं है जो पीछे आ रहा है, उनको आप जबरदस्ती नशा करा रहे हैं यार। अच्छा, पान या नुस्वार के साथ एक बहुत बड़ी बदतहजीबी जुड़ी हुई है और उसका इर्तिकाब जो है ये कमोबेश पान नुस्वार खाने वाला हर बंदा करता है कि जब किसी का मेहमान जाता है ना तो बजाय ये कि उठ के बाहर जाए किसी मुनासिब जगह पे पीक फेंके या नुस्वार उगले, वो क्या करता है कि वहीं बैठे बैठे कहता है कि कोई उगालदान है। अब हर बंदे हर घर में तो पान खाने वाले नहीं होते, तो कहते हैं अच्छा चले कोई कप दे दे, कोई बोतल दे दे, कोई ना कोई चीज उनको चाहिए, वो चीज चाहे उनके काम की हो, उनको सैक्रिफाइस करनी पड़ती है। अच्छा सर, ये लोग जो पान खाते हैं ना, इनका एक और भी बड़ा अजाब होता है, जब ये बात कर रहे होते हैं ना तो वो पीक के छींटे से कपड़ों पे गिरते रहते हैं। अपने कपड़ों पे, अपने दूसरों कपड़ों के पे। कपड़े तो खराब करते ही करते हैं, अपने कपड़े भी खराब कर रहे होते हैं और बाद में बेगम साहबा से लड़ रहे होते हैं कि तुम कपड़े ठीक तरह से नहीं धोती, ये देखो लाल निशान। भाई तुमने खुद लाल निशान लगाया हुआ है। हाँ, और ये जो पीक का दाग है ना, ये आसानी से कपड़ों से उतरता भी नहीं है। अब पान की पीक का सबसे बड़ा मसला ये है कि सारी पीक बंदा जाया कर देता है मुंह के रास्ते और कभी भी अपनी जिंदगी की पीक तक जा ही नहीं पाता। सर क्या बात, क्या बात। फिलॉसफी। अब सर देखिए, नस्वार की बदतहजीबी की बात करें तो मेरा एक दोस्त है, वो पायलट है और वो मौसूफ नस्वार खाते हैं। वही जिसका बता रहे थे कि उड़ते जहाज में दरवाजा खोल के पीक फेंकने लगा। सर ऐसे ही बोला था, वो तो अगर खोल ले तो मर ना जाए सब। वो अब देखे ना, बजायर आप महफिल में बैठे हैं, टिप टॉप हैं, पढ़े लिखे हैं और आप ये हरकत करें तो कितना मायूब लगेगा। अच्छा, पान की खुशबू, आप उसको पान की खुशबू जिसे समझ रहे हैं वो जरूरी नहीं है कि दूसरों के लिए भी खुशबू हो, दूसरों के लिए वो अजाब हो सकती है। और जब आप करीब होके बात करते हैं ना मुंह में पान डाल के, एक तो पीक से बचना दुश्वार होता है और दूसरा उसकी बदबू, उसकी वो बू है, वो आपके लिए खुशबू है, उसके लिए बदबू है। सेम एज सिगरेट जैसे होता है कि आप किसी के सामने पीते हो, शायद दूसरा ना उसको बर्दाश्त कर। और सर एक चीज देखें, जो नस्वार खाता है उसको अगर कहें ना यार तुम नस्वार खाते हो, गंदी चीज है, छोड़ दो, वो आगे से डिफेंड करता है, यार नस्वार ही खा रहा हूँ ना, सिगरेट तो नहीं पी रहा। अच्छा, पान खाने की एक और बात है जीबी भी कि पान खाने के बाद जो हाथों पे लग जाता है ना, निशान लग जाता है, या वो आप सारों के दरमियान खड़े होके बालों से साफ कर रहे होते हैं। यार ऐसा कौन सा ये काला कोला का पान मिल गया तुम्हें यार। और या फिर उससे भी गंदी हरकत करते हैं कि करीब जो भी चीज नजर आती है ना दीवार पे, बल्कि मैंने तो ये देखा है कि आमने सामने इधर उधर कोई हजूम में कोई बंदा खड़ा होता है, उसके कपड़ों से साफ कर देते हैं। जी। अच्छा, ये जो पान नस्वार और गुटखा खाने वाला बंदा जिस घर में रहता है ना, उसको तो वो गंदा करता ही करता है, लेकिन साथ साथ उसकी गंदगी के निशानात वो पूरे मोहल्ले में छोड़ता है। पता चलता है कि इस मोहल्ले में कोई पान गुटखा नस्वार खाने वाला बंदा नहीं, अपने से वो शेर बना होता है कि जी मैं अपनी टेरिटरी के निशान लगा रहा हूं। अच्छा जी, अब चलते हैं खबर की जानिब, और ये जो आज की खबर है ना, ये आप लोगों को चौंका देगी। हमें चौंका देगी? जी हाँ। ओवर आवर डेड बॉडी। हमें कोई चौंका दे, खबर को हम ना चौंका दे। यस सर। अच्छा भाई, मैं देख लेती हूँ आप लोग चौंकते हैं कि नहीं। कीनिया में जाली वकील ने बगैर लाइसेंस 26 मुकदमात जीत लिए। तो इसमें क्या बात है, हमारे यहाँ हजारों डॉक्टर मैट्रिक फेल हैं और सर्जरियां करते हैं। सर हमारे जजेस लग के फैसले कर रहे हैं, वकील बन के सजाए मौत दिलवा रहे हैं, बगैर मैट्रिक की सनद के पायलट बन के जहाज उड़ा रहे हैं और 30,000 फुट पे ही उड़ा रहे हैं। खबर का अगला हिस्सा सुनेंगे तो चौंकेंगे। पकड़े जाने पर मुकदमा चला, अपने ही केस का दिफा किया और वो भी जीत लिया। ये वाकई चौंकने वाली बात है। अच्छा, बाय द वे, अगर इसके पास वाकई सचमुच की डिग्री होती ना तो ये केस हार जाता। सर अपना केस भी इसलिए जीता है कि जालसाजी का मुकदमा था और जाली वकील ही लड़ सकता था।
अच्छा भाई, अगर ये बंदा पकड़ा भी जाता ना तो इसको कुछ नहीं था होना। क्यों? इसने जाली वकीलों के लिए कंसल्टेंसी फर्म खोल लेनी थी। इसकी और सक्सेस। वहां पे इसके पास असली वकील भी आके कंसल्टेशन लेते। और सर सबसे पहले वो वकील इसके घुटने दबाते, पाजी तुसी गुरु हो। ओ भाई, उसका सक्सेस रेट तो चेक करो। अच्छा जी, अब चलते हैं आज की वायरल वीडियो की जानिब। और इस वीडियो में आप लोगों को नजर आएगी टॉम क्रूज की नानी। अच्छा जी, ये एक 97 साला बरतानवी खातून है जिसको फालिज हो गया था। जब वो सेहत करने लगी है। नहीं सर, जब वो सेहत याब हुई है तो उसने ये जहाज के परों पे खड़े होकर स्टंट किया है, सेलिब्रेट किया है अपनी हेल्थ को दोबारा। चैलेंज किया है कि अभी मैंने 97 साल मजीद जिंदा रहना है। नहीं सर, उसने बताया अभी तो मैं जवान हूँ। वैसे ये स्टंट 97 साल बंदा ही कर सकता है। वो कहता है यार और मैंने जिंदगी में अब क्या देखना। हाँ, रज के 5 छा लिया, गुटखा खा लिया। सर ऐसी माइयां ना बारात वाली बस खाली भी हो जिद लगा के बैठ जाती हैं कि मैं तो छत पे ही सफर करूंगा। और अगले दिन फिर अखबार में खबर छपती है 87 साला खातून बिजली की तारों से टकरा कर हलाक, शादी के शादियाने गम में बदल गए। सर ऐसे काफी दिन से नोट कर रहा हूँ आप लोगों ने मुझसे गाने की कोई फरमाइश नहीं की। मैं बुरा गाने लगे हूँ या फिर आप लोगों का ज़ौक़ ऊंचा हो गया? मेरा ख्याल मुअख्खर ज़िक्र के इम्कानात ज्यादा हैं। हमारा ज़ौक़ ऊंचा हो गया क्योंकि अव्वल ज़िक्र जो अपनी पीक को टच कर चुका है। सर मैं इतनी गाड़ी उड़दू में फंस गया हूँ। यानी आप जितना बुरा गा सकते थे ना, आप गा चुके हैं। अब मजीद बुरा नहीं गा सकते। टाइम ज़ाया नहीं करते, मैं कुछ सुनाता हूँ फिर फैसला करते हैं। लो माइक से हाथ छुपा के बैठा हुआ है। अच्छा देखो, माइक भी छुपा के लाया और गाना भी ऑलरेडी निकाल के बैठा हुआ, बस सर आपने फरमाइश करनी थी। जब कोई प्यार से बुलाएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। लज्जते गम से आशना होकर, अपने महबूब से जुदा होकर। लज्जते गम से आशना होकर, अपने महबूब से जुदा होकर। दिल कहीं जब सुकून न पाएगा, दिल कहीं जब सुकून न पाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। तेरे लब पे नाम होगा प्यार का, शम्मा देख कर जलेगा दिल तेरा। जब कोई सितारा टिमटिमाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। लेने एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हाजिर होते हैं चंद में बाद। नाज़रीन आइए आपको दिखाते हैं अपना आज का स्किट और आपको बताते हैं कि दूसरों की जायदादें हड़प करने के लिए लोग किस हद तक नीचे गिर जाते हैं और क्या क्या हरबे इख्तियार करते हैं। यार माशाल्लाह, मेन पे इतना खूबसूरत प्लॉट मिल गया मुझे तो। यहाँ पे मैं तो प्लाजा बनाऊंगी। थैंक्स टू मी, मैंने तुम्हें दिलवाया ये प्लॉट। मेरी दोस्त कनाडा शिफ्ट होगी ना, अब उसने वापस तो आना नहीं है। मैंने कहा चलो मैं अपनी दोस्त का फायदा ही करवा दूं। फायदा नहीं दिलवाया, तुम्हारे पास 3 करोड़ था नहीं ये प्लॉट खरीदने के लिए, वरना तुम तो किसी को अपना टूटा हुआ नाखून भी ना दो। एनीवेज थैंक यू। हाँ तो नहीं थे मेरे पास 3 करोड़, तो तुम्हारा तो फायदा दिलवाया ना मैंने। मेन रोड पे प्लॉट है, लोग तो 7 करोड़ हाथ पे लिए फिरते थे, मैंने तुम्हारा फायदा करवा के 3 करोड़ में तुम्हें लेके दिया। बात सुनो, मेरा 2% कमीशन ना भूलना, और मेन पे मुझे एक शॉप भी चाहिए तुम्हारे प्लाजे में। अच्छा तुम मुझे बुद्धू ना समझो, ये प्रॉपर्टी की डील्स का मुझे भी पता है। जो बड़ी प्रॉपर्टी की डील होती है ना, उसमें 2% नहीं 1% मिलता है। या तो तुम अपना 1% पकड़ो या 7th फ्लोर पे कोई छोटी मोटी शॉप ले लो, मुझे कोई एतराज नहीं है। छोटी मोटी शॉप नहीं, मुझे ग्राउंड फ्लोर पे
फ्रंट वाली शॉप चाहिए। नहीं, तुम शॉप का क्या करोगी? तुम्हें देखो ना, मेरी फिटनेस से तो तुम इंस्पायर हो ही ना। मैं वहां पे बनाऊंगी जिम, साथ में खोलूंगी एस्थेटिक क्लिनिक तुम्हारे लिए। और उसके अंदर ही ना मैं बीच में ना वो बनाऊंगी, क्या कहते हैं, बुटीक भी बना लूंगी। तुम्हारे भी काम आ जाएगी और मेरी कमाई भी चल जाएगी। यस। यार मांग तुम एक दुकान रही है और तुम्हारे जो प्लान्स है वो पार्किंग एरिया जितनी जगह घेरते हैं। खुदा का खौफ करो यार। पागल, ग्राउंड फ्लोर पूरा मेरा ही होगा ना। हाँ तो दोस्त की काम कब आएगी? अच्छा यार ठीक है, मैं तुम्हें 1% दूंगी। और ये यहाँ पे फट्टा सा किसने लगा दिया भाई? ये फट्टा तुमने नहीं लगवाया? नहीं तो मुझे तो लगा था तुमने यहाँ पे सरदाई लगानी शुरू कर दी है। पागल है। हाँ चल थोड़ी सी देर कमर सीधी कर लूं। हाय हाय, मैं तो खड़ी हो हाँ, थक गई। कमर सीधी करेगी और बनाएगी जिम। नशे दे विच तुत नशे ही न वाले। अरे भाई कौन हो? यहाँ पे क्या कर रहे हो? जरा पासा लाना, मैं भी बहना इथे। मार परा, इथे की कर रहे हैं? ए तुसी मेरे तख्त ते बह गए हो मैडम। ए बड़ा बादशाह दा तख्त है। ए मेरा तख्त की हाल है जी? भाई ये प्लॉट मेरा है, अपना तख्त उठाएं, सर पे रखें और फौरी निकल जाएं यहाँ से। रफड़ चक्कर हो जाएंगे। किसी नशाई की यहाँ पे कोई जगह नहीं है बैठने की। ओ नशेई नहीं जिन, ये तो सारा कुछ चुक के परस्तान सड़ देगा। फौरी सट्टो। जिन नहीं यकीन? नहीं मुझे लगता है बेचारा ओवरडोज होके घूम रहा है। ना ना कुछ नहीं कहना, पहने अपनी बस वापस चले जाओ प्रस्थान। यार तुमने बताया नहीं था कि तुम्हारा ऐसा भाई भी है? जाओ काम करो, मेरा भाई शाही कोई नहीं है। ये ड्रेसिंग और सेहत तो तुम दोनों की बहुत मिल रही है। प्रस्थान तो मेरे दोस्त आगे से किसी नु चुक के ले जाएंगे। अगर ये जिन है तो फिर मैं तो परी हुई ना। नी परी नी की तेनू। अच्छा ठीक है, अपना सारा सामान उठाओ और जाओ अपने हाँ। ओ कोहिस्तान। बाजी ए ना होवे तानू सारे नु गायब कर दिया। फौरी करो, फौरी, शाबाश, चलो। ये तो डरन ही नहीं डई। मुझे लगता है पार्ट टाइम में कि मैजिशियन का काम भी करता है। अरे भाई मैजिशियन नहीं है, नशाई है, पागल है कहीं का। कौन है? इतु बितु जिन पुतूता, इतु बितु जिन पुतूता। अरे भाई ऐनक वाले जिनको तो हमने बचपन में देखा था, कब का बंद हो गया? वो भी बंद हो गया। इक्तू बिक्तू दिन बतूता। मेरे मंत्र जे विच बोली ना तू ना यार, ना लेके जाना भैन मेरी। पीछे हटो। ना लेके जाओ यार, भैन की हो गई यार। ओ भाई एनू लेके जाओ किधरे उत्ते। ना करो इस वेले इथे की फिर रहे होने, ले ही ना जा। नहीं डर रही मोटो? तू तो डर, तू तो वैसे भी डर जानी। खबरदार जो मुझे मोटो का मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा मैं। वाह, मोटो कहने ना गुस्सा कर रही। और 70% पाकिस्तानी प्यार नाल अपनी बीवियां नू मोटो ही कहंदे है। कैसा जिन ने? इन्हें सारे पाकिस्तान ते रिसर्च की है। फिटे मुंह तेरी रिसर्च ते। 80% औरतें तो वैसे ही पाकिस्तान च मोटियां ही ने। और प्यार नाल ही 70% पाकिस्तानी मोटो कहंदे ने, बाकी ते 10% गुस्से ना कहंदे ने। एक्सक्यूज मी लाटू बाऊ, ये गल मेरी अभी तक शादी नहीं हुई। आई एम सिंगल। ओ लगदा फिर तेनू ही वेखण आ रही। क्या सोहनी बनाई बिस्कुट ट्रे च पूरे सजा के ले आई। इन्नी दूर तो सिर्फ तेनू ही वेख रही हो। अरे भाई जान छोड़ो, जाओ यहाँ से, सर ना दर्द करो। ओ मैं ओए बेटू छाड़। हेलो जिनको भी कुछ जिन चमड़ गए। ए मेरे दोस्त बड़े शरारती है। ले टोपी भी डेग भी जेंदी। ओए हेलो, लगता है इसकी पैंट में कोई लाल बेग घुस गया है। पैंट में नहीं यार की तानू यार, ए देखो जान छटो। आहिस्ता बोलो। ओ बाजी ओ नहीं ना आस्ता बोल। ए यार पुलिस को कॉल कर, निकाले इस नशे को बाहर फेंक के। मैं फोन गाड़ी में भूल आई हूँ। ए तुम ताड़ी पुलिस नु मैं नजर ही नहीं आना। ए बाजी खैर ने तुसी ले प्लाट? जी बाजी ये ना लेना प्लाट। इत्थे ते बड़े बड़े बाबियां दी उल्टबाजियां लग गई हैं। रात नू ओ टाणी वेख रहे हो, ओदे ते चुड़ेला रक्स कर दियां ने। बाजी खैर ना किन्ने दे ले? मुझे भी चुड़ैलों का रक्स देखने का बड़ा शौक है, इसीलिए लिया। किन्ने दे ले बाजी? 3 करोड़ का। और किसी का दिमाग खराब है? 10 करोड़ का प्लाट 3 करोड़ च दे के चला जाए। अरे बात सुनो, फिजूल बातें करने की जरूरत नहीं है।
यार इसकी बातों पे तवज्जो नहीं देनी है, ये बहुत पुराना फार्मूला है। लोग प्रॉपर्टी की डील खराब करने के लिए कह देते हैं यहाँ पे जिन भूत हैं और लोग खरीदने से भाग जाते हैं। हाँ, मेरी सही कह रहे ओए हैं। कान छट मेरा ओए। जो मेरे ओए, कान छट मेरा कान छट ए बड़े तेज है बाजी चली जाए तो मैं पता नहीं किवें बर्दाश्त कर तुम्हारे कान पकड़ के खींच रहे हैं, तुम्हें कानों से पकड़ के लेके जाना चाह रहे हैं, जाते क्यों नहीं हो भाई? ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਇਹ 20-25 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਲਾਟ ਲੈਣ ਦੀ अच्छा फिर ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਲਾਟ ਲਿਆ ਨਾ 11 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬਸ਼ੀਰ ਹੋ ਗਏ ਮਰ ਗਿਆ ਬਾਜੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨ ਚੜੇਲਾਂ ਇੰਜ ਫਿਰਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਹੋ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਬਾਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਫੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਡੀਲਰ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਡੀਲਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇਹ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਾਜੀ ਜਿੰਨ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅੱਛਾ ਇਹ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਆਣਗੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿਣਾ ਫਿਰ ਕਿ ਇਸ ਪਲਾਟ 'ਚ ਕੋਈ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਬੇਰਬਾਦੀ ਛੱਡ ਦੋ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣੀਆਂ बात सुनो मेरी, शबाना मेरा एक बुजुर्ग जानने वाला है, वो जिन्हों को करता है काबू, इनकी पिटाई लगा के ना इनको यहाँ से भगा देगा। ਇਹ ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਾਗੇ ਬੰਨੇ ਪਾਗਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਦਰਖਤ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਇੱਥੇ ਬਚਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਫੇਰ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 3 ਕਰੋੜ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੈ ਗਏ ਨਾਲ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਗਈਆਂ यार ये तुमने कहाँ मेरे पैसे फंसवा दिए हैं? ਬਾਜੀ ਬੜੀ ਲਾਲਚਨ ਹੈਗੀ ਨੇ 2-3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਫਸਵਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦੀ ये झूठ बोल रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ਮੈਂ फर्स्ट टाइम तुम्हें ही सेल करवाया इस प्लॉट मैंने। नहीं अब मुझे तो डर लग रहा है, मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ है। हाँ ये जी। धागे देखो कितने बंधे हैं। ਦੌੜੋ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦੌੜੋ ਇੱਥੋਂ डर वैसे मुझे भी लग रहा है। यार मुझे तो अब यहाँ पे वाकई डर लग रहा है। ਉਹ ਲਾਟੂ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਆ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ 3 ਮਿੰਟ ਹੀ ਮੈਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭਜਾ ਦਾਂਗਾ ਕੌਣ ਹੈ ਭਾਈ ਤੂੰ ਅੱਜ ਬੀਬੀਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਬੂਟੀ ਪੀਣੀ ਸਿਖਾਈ ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਭੰਗ ਘੁੱਟ ਕੇ ਪੀਣੀ ਕਿੰਨੇ ਸਿਖਾਈ ਆ ਭੰਗ ਘੋਟ ਕੇ ਸਿਖਾਈ ਹੈ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਲਾਲ ਪੰਪ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਚੁੱਪ ਕਰ ਨਾ ਫਰਮਾਨਾ ਕੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੁੜੀਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੂੰ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਉਹ ਕੈਸਰ ਪੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਵੋ ਤੇ ਭਾਗ ਲੱਗਦੇ ਨੇ अच्छा तो इसका मतलब है कि ये जिन नहीं है, ये यहाँ पे ड्रामा कर रहा था मेरी प्रॉपर्टी हथियाने के लिए। मैं तो तुम्हें पहले ही कह रही थी कि ये पुराना तरीकेकार है प्रॉपर्टी की डील को खराब करने का। इधर आना, इस जिन के तो जिन मैं निकालू ना, फड़े ना। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡੀਲ ਹੈਗੀ ਜੇ क्या? ਤੁਸੀਂ ਵੀ 2 ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ 2 ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਘਰ ਦਾ ਪਲਾਟ ਘਰ ਹੀ ਰਹੀਏਗਾ मैं तेरे सिर से ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਆ नाज़रीन ये था आज का देशमुख के चलते चलते आज की छोटी सी बात कि जब वक्त बुरा चल रहा हो तो लोग गलतियां पकड़ते हैं, हाथ नहीं। नाज़रीन खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह हाफ़िज़।